हेलो मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल MWA में स्वागत है। तो हम आप लोग जो सीरीज लेके आए हैं उसकी आज अगली क्लास है। पुलिस के एग्जाम 23, 24, 25 फिर उसके बाद 30 और 31 को होने वाला है। आपके पास समय तो ज़्यादा नहीं बच्चा जो भी समय है आपको कोशिश यही करनी है कि जो भी आपका पोर्शन छूटा है वो रिवीजन हो सके। उसी से संबंधित हम आपके लिए कुछ प्रश्न लेके आते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन आप हम करा सके। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, जिसका पहला प्रश्न दिया है बट्टे से संबंधित है। डिस्काउंट का दिया, यदि एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 क्रमवार बट्टे 15% तथा 10% देकर उसे 3060 में बेचता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। बच्चा जो भी अंकित मूल्य यानी एमआरपी, अंकित मूल्य यानी एमआरपी जो भी होगा उस पर 15% तथा 10% बट्टा दिया गया है। तो कोई भी मूल्य स्वयं में 100% होता है। पहले 15% बट्टा दिया गया तो 100 में 15 घटा के 85% बेचा गया होगा, फिर 10% बट्टा दिया गया तो इसका भी 10% दे दिया, अब ये बचेगा इसके 90% में, ठीक है ना। 10% बाटी 90 के बराबर हो गया। लास्ट में बिका 3060 के। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो भैया यहां से 0 खत्म हो गया, 9 से काटे, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 0 हो गया। 17 25 85, 17 दूनी 34, 0 हो गया। 5 से काट देते ही 4 बार में खत्म, इधर 4 हो गया और 3 0 इधर जाएगा तो हो जाएगा 4000। तो उसका जो एमआरपी था यानी अंकित मूल्य कितना था भैया, 4000 रुपए था। 4000 रुपए पर 15% बट्टा दिया गया, 85 में बिका होगा, 10 दिया गया तो 90 में बिका होगा, लास्ट में बिका था 3060 के मूल्य पर। चलो देखें, चलिए भैया देखते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। दिया है, चलो अगला प्रश्न दिया, एक पीपे में 70 लाल कंचे तथा 120 हरे कंचे हैं। इसमें कितने लाल कंचे मिलाएं ताकि लाल कंचों की संख्या 60% हो जाए। अच्छा बताओ मिलाना किसको है, हमको लाल कंचों की संख्या बढ़ानी है। तो ये बताइए अगर हम पीपे में देखें अभी कितना है तो 70 और 120, अभी टोटल कितने भैया 190 हैं। 190 अभी है। अगर हम लाल कंचे मिलाएंगे तो क्या होगा, लाल कंचे की संख्या बढ़ेगी और लाल कंचे की संख्या बढ़ेगी और क्या बढ़ेगा, टोटल मात्रा भी तो बढ़ जाएगी, टोटल बढ़ जाएगा भैया। 12 7 19 190 है, यक्स मिला देते हैं तो हो गया 190 प्लस यक्स, ये हो गया टोटल। कुल का होना चाहिए 60% के बराबर कितना, लाल अभी तक कितना है 70 प्लस यक्स मिलाए हो गया 70 प्लस यक्स, क्या ठीक है ना। लाल मिलाना है, टोटल अभी हरे और लाल मिला के 190 है। मिलाने से क्या क्या बढ़ता है, जो मिलाया जाता है वो बढ़ता प्लस टोटल बढ़ जाता है। तो मिलाने से लाल की संख्या बढ़ जाएगी प्लस टोटल बढ़ जाएगा और टोटल का 60% होना चाहिए, निकाल लेते हैं। ये हो गया 3, ये हो गया 5, सेल करते ही ये हो गया 19 या 57, 570 प्लस 3x बराबर 350 प्लस 5x, इधर जाएगा ये 2x हो गया, इसको घटा देंगे 0 2 2 220, सल करे भैया आ गया 110। कितने कंचे मिलाएंगे तो 110 कंचे मिलाने से लाल की संख्या 70% हो जाए, सॉरी 60% हो जाएगी, क्या ठीक है ना। इसमें यही ध्यान देना है जो चीज मिलाया जाता है, मिश्रण में जो भी चीज मिलाया जाता है उसकी संख्या तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, प्लस क्या बढ़ता है, टोटल मिश्रण या टोटल मात्रा भी बढ़ जाती है। तो कुल का अब 60% होगा जो मिलाया गया है। या फिर इसको आप समझ रहे हैं तो एक इसको दूसरे तरीके से लगा सकते हैं। इतना ही हो गया, एक काम करो भैया इसको आप लगाने के लिए एक दूसरा तरीका समझो। अगर हम मान लेते हैं यक्स मिलाया गया, कितने मिलाए गए, यक्स अगर मिलाएंगे, मान लीजिए यक्स मिलाएंगे तो ये बताइए अगर 60% लाल हो जाएंगे, 60% क्या हो जाएंगे
लाल की संख्या हो जाएगी तो 40% किसकी संख्या होनी चाहिए, हरे की होनी चाहिए ना। तो इसका मतलब अगर हम इसका 40% निकाल के हरे के बराबर कर दें तभी तो उत्तर आ जाएगा, क्योंकि हरे की संख्या पहले 120 थी, अभी भी 120, ये नहीं बढ़ रहा है। तो आप इसको टोटल x बढ़ा लीजिए, मिश्रण ये बन गया। उस पूरे मिश्रण में 40% होगा हरे की संख्या। यदि हम इसको निकालेंगे तो देखो आ जाएगा ये 300, ये हो गया 190 प्लस x, तो x बराबर हो गया 110। आप घटा के निकाल लीजिएगा तब भी आपके आंसर क्या आएगा, 110 ही आएगा। इसको आप ऐसे भी लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए अगले प्रश्न। चलो अगले प्रश्न देखो भैया, अगला प्रश्न है, एक वस्तु को उसके लागत मूल्य के 20% के लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है ना। एक वस्तु को उसके लागत मूल्य के 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि लागत मूल्य और बिक्री मूल्य क्रमशः 10 रुपए और 5 रुपए कम हो जाता है तो प्रतिशत लाभ 30% तक बढ़ जाता है। प्रतिशत लाभ 30% तक बढ़ जाता है, 30% तक। तो बताइए लागत मूल्य क्या है, लागत मूल्य क्या है। एक काम करो, अभी तक क्या था, हम मान लीजिए उसका कास्ट प्राइस रहा होगा 100x, मानो बच्चा 100 रुपया नहीं मानो, आप 100x मान लो, और बेचा जा रहा है कैसे, लागत मूल्य के 20% लाभ पर, यानी सेलिंग प्राइस उसका 120x था। अभी तक यही चल रहा था, एक वस्तु के इसके लागत मूल्य के 20% लाभ पर बेचा जा रहा था, अभी तक यही था। 100x में खरीद के 120x में बेच रहे थे। अब क्या हुआ, यदि लागत मूल्य और बिक्री मूल्य दोनों क्या करे, 10 रुपया 5 रुपया कम हो जाता है। देखो अगर ये 10 रुपया कम हो जाए, 100x माइनस 10 हो जाए, ये रुपया में चल रहा है, ये रुपया ये प्रतिशत में था इसलिए मैंने 100 माना, रुपया तो माइनस में सीधा मानिए बस। और विक्रय मूल्य कितना कम हो रहा है, 120x माइनस 5, 5 रुपया कम हो जाए, कह रहे हैं ना। लागत और बिक्री मूल्य 10 रुपया तथा 5 रुपया कम हो गया तो प्रतिशत लाभ 30% बढ़ जाता है। पहले लाभ कितना था, 20%, 30 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा भैया, 50%। और लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस के 150% के बराबर हो जाएगा ये विक्रय मूल्य। समझ में आया ना। अब ये 150% के बराबर, क्योंकि अब ये 30 जुड़ गया एक्स्ट्रा, पहले 20 था, 30 जुड़ के 50% लाभ देगा। हम इसको सरल करेंगे भैया, आएगा ये 3, ये आएगा 2, 3 से इसको सरल करो, ये हो गया 300x माइनस 30 बराबर 2 जाके उड़ा हुआ 240x माइनस 10 की, लाके भैया सरल करो, ये इधर आएगा तो आएगा 60x बराबर 30 उधर जाके प्लस हो गया तो बच्चा कितना, 20। हम सरल किए तो x की वैल्यू हो जाएगी 20/60, 20 तिहाई 60, 1/3। पूछा क्या है, लागत मूल्य ज्ञात करें। लागत मूल्य कितना भैया, लागत मूल्य यही तो है ना। चलो लागत मूल्य कितना, 20 3 60 आ गया, ये 1/3 है, यानी 100 का 1/3 होना चाहिए। ऑप्शन में है, ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा, कहीं गलती है क्या। एक वस्तु के उसकी लागत मूल्य के 20% लाभ पर बेचा जाता है, और यदि लागत मूल्य और बिक्री मूल्य क्रमशः 10 रुपए और 5 रुपए कम हो जाए, लागत मूल्य में 10 रुपया कम हो जाए और बिक्री मूल्य 5 रुपया कम हो जाए तो प्रतिशत लाभ 30%, अच्छा 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 30% तक बढ़ जाता है। 30% तक बढ़ जाता है तो क्या ये 30% बढ़ जाएगा तो 50 होना चाहिए, है ना। 50% होना चाहिए तो 50%, 3/2, 300 हो गया, 30 हो गया, 2 से गया 240 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, इधर आएगा तो 60x हो गया, इधर जाके 30 घट गया, इधर से तो आगे 20 हो गया, x की वैल्यू 1/3। लेकिन ऑप्शन में तो आना चाहिए 33 रुपये, ऑप्शन में तो है नहीं। एक काम करो, हो सकता है सवाल में कहीं गलती हो, इसमें दिया 30% तक बढ़ जाता है, इसका मतलब हो सकता है 30% हो जाता है ऐसा लाभ हो। तो एक काम करो, इसको ऑप्शन नहीं मिला, इसको एक दूसरे तरीके देख लेते हैं, अगर होगा तो ठीक है, या सवाल में कोई गलती होगी देख लेते, चेक कर लेते भैया। देखो हाँ क्या हुआ, ये 10 कम हुआ और ये कितना कम हुआ था, ये कम हुआ था 5 रुपये ही ना। तो लाभ 30% हम लाभ ज्यादा देते हैं, इसको लाभ हम 30% देते हैं बस, ठीक है ना। अब जरा चेक करो क्या आ रहा है भैया, 13 से गुणा करो, ये 1300 हो गया, 1300x माइनस 130 बराबर ये हो गया 1200x माइनस 50 हो गया, इसको जाके लाके सरल कर भैया, ये हो गया 100x
इधर जाएगा तो हो जाएगा ये 80 के, हो गया ना 80। अब ये हो गया x बराबर 80/100। x की वैल्यू 80/100, तो यहाँ पे कितना x हमने माना था कास्ट प्राइस, 100x माना था, तो ये हो जाएगा 80/100। 100 से 100 खत्म होके कितना ला देगा, 80%। क्या ला देगा, सॉरी 80 रुपए। क्या ला देगा, 80 रुपए। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। हाँ भाई, इसमें ये सुधारना, प्रतिशत लाभ 30% हो जाता है, प्रतिशत लाभ 30% हो जाता है, ठीक है ना। आप इसको मानिए 30% हो जाता है, ठीक है भाई। 30% तक बढ़ जाता नहीं, 30% तक बढ़ने का मतलब 30% बढ़ा देते हैं तो 50% होगा। या फिर आप ये कहिए अप्रत्यक्ष लाभ 30% तक हो जाता है, ऐसा कह सकते हैं, है ना। आप ये करिए प्रतिशत लाभ 30% हो जाता है, ठीक है ना। बस आपको ये सॉल्व करना है। तो आप क्या माने, कास्ट प्राइस 100, 120 बेच रहे थे, विक्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य 10 रुपया 5 रुपया कम कर दिया गया, तो अब लाभ 30% हो गया। तो लाभ 30% होने पर हमने सरल किया, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 80 रुपए। इस सवाल में ही थोड़ा सा गलती थी, ठीक है ना, 80 रुपए हो गया। चले देखिए अगले प्रश्न की ओर। चलो भाई आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाती है। स्वयं का 3 साल में बच्चा, 3 साल में 5 गुना, ये दुनिया की सबसे आसान सवाल है। 3 साल में 5 गुना, आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा हमेशा बराबर, यानी हर साल ब्याज पर ब्याज देता चला जाता है। 3 साल में 5 गुना हो रहा है, इसका मतलब जैसे 3 साल आगे आएगा फिर से वो धन 5 गुना हो जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, क्या कह रहा, 3 साल में 5 गुना हो जा रहा है ना चक्र, तो हर 3 साल बाद धन 5 गुना हो जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो पूछ रहा है कितने वर्षों में राशि स्वयं का 125 गुना हो जाएगा। भैया अगर इसमें अगला 3 साल जोड़ देंगे तो ये 5 गुना और कर देते तो कितना गुना बन के तैयार हो गया, 25 गुना तैयार हो गया। अगला 3 साल और जोड़ देते हैं तो इसका भी 5 गुना बन के 125 गुना बन के तैयार हो जाएगा। और यही आपसे पूछा है कितने साल में 125 गुना होगा, तो 3 3 6 3 9, 9 वर्षों में धन 125 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा, ठीक है ना। 3 साल में 5 गुना, ठीक है भाई। तो जैसे 3 साल अगला जोड़ेंगे धन 5 गुना हो गया, फिर अगला 3 साल जोड़ेंगे फिर 5 गुना हो गया। 125 गुना बनाना था, 125 गुना कंप्लीट हो चुका है आपका। चले भाई, अगर ये साधारण ब्याज होता तो ये जो 3 साल में 5 गुना होता इसमें हम घटा देते, क्योंकि साधारण ब्याज बराबर ब्याज देता, उसमें एक घटा के हम ब्याज निकालते 4 गुना, ठीक है ना। उसकी प्रश्न मैंने करा दिए पिछले वीडियो में है, ठीक है ना, देख लीजिए। आगे देखते भैया, एक सिपाही एक चोर से 114 मीटर पीछे था। सिपाही 1 मिनट में 21 मीटर तथा चोर 15 मीटर चलता है। पहले समझिए सिपाही कैसे जा रहा है भैया, सिपाही जा रहा है 1 मिनट में 21 मीटर, ठीक है ना। और चोर कैसे जा रहा है, 1 मिनट में 15 मीटर, यानी चोर कम चल रहा है। चोर कम चलेगा तभी तो सिपाही पकड़ पाएगा। ये बताइए 1 मिनट में 21 गया, 1 मिनट में 15 जा रहा है, तो सिपाही हर 1 मिनट इससे कितना ज्यादा चल रहा है, सिपाही हर 1 मिनट इससे कितना ज्यादा चल रहा है, यानी हर 1 मिनट में 15 6 मीटर ज्यादा जा रहा है। यही ना, कितना ज्यादा जा रहा, हर 1 मिनट में 6 मीटर तेज जा रहा सिपाही। तो हर 1 मिनट में 6 मीटर तेज जाएगा, तो जो 114 मीटर पीछे सिपाही, इसको पकड़ने में कितना समय लगेगा। देखो ये कितना गुना दिख रहा है, 6 मीटर कितना गुना, 19 गुना दिख रहा है। अगर ये 19 गुना दिख रहा है तो 19 गुना समय भी तो लगेगा, यानी आपका आंसर हो गया 19 मिनट। 19 मिनट में चोर को सिपाही पकड़ लेगा, ठीक है ना। 1 मिनट में 6 मीटर ज्यादा जा रहा है, तो 114 मीटर कवर करने के लिए, 114 मीटर दूरी कवर करने के लिए 6 से भाग करिए कितनी बार, 19 गुना चलना पड़ेगा, यानी 19 मिनट चलना पड़ेगा। 19 मिनट में चोर सिपाही को सिपाही चोर को पकड़ लेगा। चलिए देखिए, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो गया। आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर।
दिया है एक कॉलेज में अंजना ने इतिहास में 150 में 80 अंक और अंग्रेजी में 120 में से 95 अंक प्राप्त किए। यदि वह तीनों विषयों में 70% अंक प्राप्त करना चाहती है तो उसे भूगोल में 100 में से न्यूनतम अंक प्राप्त करने चाहिए। अच्छा भैया बताओ, 150 में कितना पाई? 80%, कोई बात नहीं। फिर 120 में कितना पाई? 95%। तीसरे में पूछा है कितना पाए, तो तीसरे की परीक्षा कितने की है? 100 में कितना परसेंट पाए? मान लीजिए x% पाए, ताकि कुल जोड़े कुल मिलाए तो उसको कितना मिलना चाहिए? तीनों विषयों में 70% मिलना चाहिए। तो बताइए परीक्षा कितने की हो गई? 150, 120 और 100, 15, 12, 27, 10, 37 परीक्षा होगी भैया 370 नंबर की। समझ में आया? पहले क्या था? 150, फिर 120, फिर आपका 100, यही ना? तो परीक्षा आपकी हो गई 15, 12, 27 और 10, 37, 370 में। उसे 370 में टोटल लाना है कितना भैया? तीनों विषय में 70% अंक प्राप्त करना है, तो तीनों को मिला के 70 चाहिए। समझ में आया कि नहीं है? अलग अलग दिया है। पहला 150 का पेपर था, 80 चाहिए, 120 में 90 चाहिए। तीसरे में कितना चाहिए मुझे पता नहीं, 1 से निकमा लेते हैं ताकि तीनों मिला के देखे। तीनों मिलाए पूर्णांक कितने का मिला? 370। 370 में कितना पाना है उसे? 70% चाहिए, तो कुल का 70% पा जाए। अब इसको हम कर लेते सरल। सरल करने का तरीका है जो कटे काटिए, सब में कटे 100 100 100 100 खत्म। अभी देखो 0, ठीक है ना? एक 0 से इधर काटे, छोटा तरीका है 0 से यहाँ काट दो, एक 0 किसमें काट दो, एक 0 इसमें काट दो। बस इसमें ये ध्यान देना है सब में रहेगा तभी कटेगा, अलग अलग नहीं काटना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा भैया। देखो 100 सभी में था, हमने सभी में काट दिया, 0 सभी में था, हमने 0 काट दिया। अभी ठीक है ना? अब क्या काम करते हैं भैया? अभी और है क्या? देखो अभी इसको हम काटना चाहें और काट सकते हैं। कैसे? 10 से काटे, एक 0 यहाँ पे कट गया, और इसमें काटेंगे तो देखो इसमें 10 है, कैसे? 2 इसमें का ले लिए तो 6 मिल गया, अब 5 इसमें का ले लिए तो 19 मिल गया। कोई दिक्कत नहीं, हमने 10 से काटा, एक 0 यहाँ काट दिया, ये काट देते हैं। हमने क्या काटा? 2 इसमें का ले लिए, 6 बचा, 5 इसमें, 2 5 10 हो गया ना। अब ये 0 0 ये भी खत्म हो गया और यहाँ 0 ये खत्म हो गया। अब चलो गुणा कर लेते भैया, और कटेगा। चलो अभी नहीं, अब गुणा करो। 15 टे 120 प्लस 19 के 114 प्लस x बचा बराबर किसकी? 7 से 49 और 7 21 4 25, 259 हो गया। ठीक है ना? अब एक काम करो, चलो देखो आगे, इसको जोड़े 244 प्लस x बराबर 259, इधर घटा दे, घटा दो भैया। कितना आ रहा है? कहीं गलती तो नहीं हो रही? 1 1 220 10 30 7 34 हुआ भैया ना? अब 234 हुआ, घटा दे। 9 में से 4 गया 5, 5 में से 3 गया 2, कितना लाना है? 25%। ऑप्शन में है क्यों भैया? ऑप्शन में है कि नहीं है? देखो ऑप्शन में तो है नहीं, आप क्या सही करोगे इनमें से? कोई नहीं। क्या सही करोगे इनमें से? कोई नहीं, यही ना भाई। 150 में 80% चाहिए, अंग्रेजी में 120 में 95% प्राप्त किए। यदि 3 विषयों में 70% प्राप्त करना तो उसे भूगोल में 100 में से कितने न्यूनतम अंक प्राप्त करने चाहिए? न्यूनतम अंक पूछा भैया, ये प्रतिशत नहीं पूछा है, कि ध्यान देना। इसमें क्या पूछा है? न्यूनतम अंक। ये क्या आया है? ये क्या आया है? 25% आया है ना। तो न्यूनतम अंक कितना? 100 था, 100 में 25% निकालेंगे तो 100 का 25% 25 ही आएगा ना। तो आपका ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई नहीं, आप सही करेंगे। क्या क्लियर है ना? क्योंकि 100 में इतना परसेंट पाया, ये सब परसेंट में तो था। चलिए निकाल लेते, आपका आंसर आ गया 25। 25 सही ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर आपका टी, इनमें से कोई नहीं। चलिए बढ़िया, आगे देखते हैं। एक पुत्र और पिता की आयु का अनुपात 1:4 है। 9 वर्ष बाद अनुपात 2:5 होगा। देखो पुत्र और पिता यानी ये x है तो ये 4x है। 9 साल बाद तो 9 साल दोनों बड़े हो गए। अब रेशियो हो गया 2:5, खत्म। चलो पुत्र की वर्तमान है निकालो भैया, सल करो इसको, देखो काट दे। ये हो गया 4 दूनी 8x प्लस 18 के इक्वल 5x प्लस
45 किधर आएगा 3x, चलो घटा देते हैं 18, 25 20 27, 25 2 27 हो गया, 3 से काटे 9 बार में, x वैल्यू 9। ये हो गए पुत्र, ये हो गए पिता। किसका पूछा है? पुत्र की वर्तमान आयु 9 आई, तो 9x यही तो है, यानी आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। भाई 1 और 4 थे, हमने 1x मान लिया, 4x मान लिया, 9 साल बाद के लिए दोनों 9 साल बढ़ गए, रेशियो होगा 2:5। हमने इसको सॉल्व कर लिया, आपके आंसर आ गया x = 9। x कौन था? बेटा था। 1 कौन था? बेटा था। 4x कौन है? पिता है। ऑप्शन आपका हो गया सी, 9 वर्ष। आगे देखो, अगला, राम ने अपनी कुल संपत्ति को अपने 2 पुत्रों में बांट दिया। बड़े बेटों को कुल संपत्ति का 70% प्राप्त हुआ। यदि बड़ा पुत्र रुपए 8,500 दान में दे तो उसके पास बची हुई कुल संपत्ति छोटे बेटे की तुलना में 20% अधिक होगी। चलो भैया, राम ने अपनी संपत्ति, चलो मानते उसकी संपत्ति 100x थी, ठीक है ना। उसने क्या किया? बड़े बेटे को कुल संपत्ति का कितना दिया? बड़े बेटे को और छोटे बेटे को, बड़े बेटे को दिया 70% यानी 70x, तो छोटे बेटे को कितना दिया? 30x। कोई बात नहीं। यदि बड़ा पुत्र 8,500 रुपए दान दे दे, ये भाई साहब ये जो 70x है बड़े वाले, ये ज्यादा पाए भी तो हैं। ये कितना दान कर दिए? 8,500 रुपया दान कर दिए, तो इनका कम हो गया। इतना दान करने के बाद उसके पास जो बचा हुआ है, बची हुई कुल संपत्ति छोटे बेटे की तुलना में 20% अधिक है। छोटा बेटा कितना पाया भैया? 30x पाया है। इससे ये अभी भी 20% ज्यादा है, इससे ये 20% ज्यादा है, तो सरल कर लेते हैं, 20% ज्यादा हो गया, बस सरल करें। बड़ा बेटा छोटे बेटे से 20% ज्यादा है, सरल करें भैया। देखो 0 0 खत्म हो गया। अब ये भारत यही 36x हो गया, इधर आया 70x माइनस 8500, इधर आएगा भैया घटा दो 34x बराबर इधर जाएगा 8500 हो गया, 17 दूनी 34, 17 5 85, 0 500 हो गया, 2 से काट देंगे 250। x की वैल्यू क्या आ गई? 250। ये x क्या भैया? x क्या है? माने थे ना हमने, तो पैसा कितने का? 100x है, तो 100 गुणे 25 यानी 0, तो हो गया संपत्ति 25,000 की। संपत्ति कितने की थी? 25,000 की। पूछा क्या है? पूछा क्या? छोटे बेटे कुल संपत्ति में कितना हिस्सा मिला था? हमको कुल नहीं निकालना था यार, हमको कुल थोड़े नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्या? खत्म करो, छोटे बेटे चाहिए 30 गुणा करो, 30 गुणे 25, 0 250 गुणा करो, 25 दिया 75, 0 लगा दे 7,500। कितना पैसा मिला भैया? 7,500। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। 2 बेटे थे, 100x मान लिया, बड़े बेटे को 70 मिलेगा, छोटे को 30 मिलेगा। बड़े बेटे ने अपने हिस्से में 8500 दान कर दिया। 8500 दान करने के बाद भी वो बड़े बेटे से 20% ज्यादा है, तो बड़े बेटे के 20% ज्यादा के बराबर हो गया। हमने सरल किया तो x की वैल्यू आ गई 250। हमको कुल नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्या? छोटे बेटे का। छोटे बेटे का हिस्सा कितना? 30x। एक x 250 बराबर, तो 30x के लिए गुणा कर दो, गुणा कर दो, आ गया छोटे बेटे का हिस्सा 7,500। चलिए आगे बढ़े। एक आदमी 40 दिनों के लिए नौकरी पर इस शर्त पर लगा था कि उसे काम करने के दिन के लिए 180 रुपए का वेतन मिलेगा, लेकिन उसकी अनुपस्थिति के प्रत्येक दिन के लिए उसे 20 रुपए का जुर्माना देना होगा। यदि उसे महीने के अंत में महीने के अंत में 520 रुपए मिलते हैं, तो वह कितने दिनों तक अनुपस्थित रहा? देखो, इस प्रश्न को लगाने का बच्चा हम आपको 2 मेथड बताते हैं ना। एक पहले समझो, कुल कितने दिन का है काम? 40 दिन का। इस 40 दिन को 2 भागों में बांट लो, एक दिन प्रेजेंट का, एक दिन अब्सेंट का। एक दिन यानी x मान लो, ये हो गया 40 माइनस x हो जाएगा। जिस दिन आएगा 180 रुपया पाएगा, और जिस दिन नहीं आएगा उस दिन 20 रुपया घट जाएगा, लास्ट में पाया 520। बस यही तो हुआ है, यही हुआ ना। सरल करो, 100, काम करो, थोड़ा थोड़ा छोटा कर दे। कैसे?
देखो छोटा करने का तरीका मैंने बताया ना, जो सभी में दिखे खत्म करो, देखो खत्म हो गया ना। अभी 2 से कटेगा ये, 2 से 26, 2 से 9 हो गया ये 9x माइनस 40 माइनस माइनस प्लस एक्स इजुकल 26 के। 9 में से x घटा तो 8x बचा बच्चा। 40 में 26, 40 भी 60 से 66, तो x की वैल्यू हो जाएगी 66 बटे में, यही तो हुआ ना, माइनस हो जाएगा ये, माइनस माइनस हो गया, ये माइनस हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो गया। कहीं कोई दिक्कत? x की वैल्यू 66 बटे x पूछा क्या है, वह कितने दिनों तक अनुपस्थित रहा। अच्छा ये तो कट नहीं रहा पूरा पूरा यार, दिन में पूरा आना चाहिए, ऑप्शन में तो पूरा है नहीं, है ना। कितने दिनों का काम है भैया, कहीं गलती हो रही क्या? 40 दिनों की नौकरी पर रखा, काम करने के लिए उसे 180 रुपये वेतन मिलेगा, लेकिन अनुपस्थिति के दिन प्रत्येक दिन के लिए उसे 20 रुपये का जुर्माना देना होगा, ये दूसरे महीने के अंत में। अच्छा 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 अच्छा, महीने के अंत में 520 रुपया मिला बच्चा। ये देखो भैया थोड़ी सी लापरवाही में गलत हो जाएगा, महीने के अंत में, तो महीने के अंत में क्या ले हम, महीने के अंत में 30 ले भाई, काम पे गया 40 दिन के लिए, तो महीने के अंत की बात कर रहा है ना। 40 दिन में हमने क्या किया, देखो 40 दिन अगर मान लेते हमने, तो 0 0 0 समय हमने खत्म कर दिया, 2 से काट दिया, 2 9 18 हो गया, 2 से काट दिया 26 हो गया, ये 9x माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस 9 सॉरी 9 अगर ये 10 भी हो जाएगा, 10x बराबर हो गया 40 20 66, तो हो गया ये 66 बटे में 10, ना। तो पूछा क्या भैया, कितने दिन वो अनुपस्थित रहा, तो 40 में से x तो पूरा पूरा आएगा ही नहीं। एक काम करो, महीने की बात करें ना, काम तो 40 दिन का उसने लिया था, लेकिन महीने की बात करें, देखो इसको 30 मान लो, 30 दिन का महीने में देखो चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, क्योंकि 40 दिन का काम लिया था, लेकिन कह रहा महीने के अंत की बात करा। अब महीना कितने का होगा ये भी नहीं पता था, हम मान लेते 30 दिन का, 30 दिन में वो x दिन प्रेजेंट था, तो 30 माइनस x दिन अब्सेंट था। जिस दिन आएगा उस दिन 180 रुपया पाएगा, जिस दिन नहीं आएगा उसका 20 रुपया के हिसाब से घटता जाएगा, लास्ट में पाया 520। अब जरा सल करो भाई, जीरो फिर आएगा, खत्म कर देते, देखो 0 से 0 खत्म, यहाँ 0 खत्म, 2 से काट देते हैं, 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 से काटेंगे 26, इसको सल किए तो 9x माइनस 30 प्लस x प्लस हो गया बराबर के 26 के, इधर 10x, इधर हो गया, इधर भी नहीं आ रहा यार, कहाँ से गलती हो रही भाई, कहीं से गलती हो रही क्या? अब ये महीना कितने का भाई, ये तो नहीं समझ आ रहा, कहीं सवाल में तो नहीं गलती हो रही यार, मुझे लग रहा है सवाल में कहीं गलती है। क्यों क्यों गलती, देखो भैया काम करने के दिन के लिए अगर वो 180 रुपया डेली पा रहा है, तो ऑप्शन जो दिया है ये अब्सेंट वाला है, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, इसमें सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है, 14। अगर मान लीजिए हम महीना 30 दिन का मान लेते, महीना क्या मान लें, 30 दिन का मान लेते, अगर 30 दिन में वो 14 दिन अब्सेंट रहा, तो अब्सेंट के हिसाब से 14 दूनी 28, उसका 280 रुपया कटना चाहिए, तो बाकी के 16 दिन तो प्रेजेंट रहेगा, तो 180 का जब हम 16 में गुणा करेंगे तो देखो 0 हो गया, 16 टे 128 हो गया, 16 कम 16, 16 12 28, 2880 में 280 तो घटेगा, तभी तो पैसा हजारों में पाएगा ना, तभी पैसा किसमें पाएगा, हजारों में पाएगा, यानी इस सवाल में कहीं गलती बच्चा, ठीक है ना, इस सवाल में कहीं गलती हो रही तभी नहीं आ रहा, ठीक है ना। अच्छा एक काम करो, इस 180 को 80 मान के देखते थे, लेकिन 80 मानेंगे तो ये 520, वो भी महीने की बात कर रहे हैं, महीने में क्या ले 30 दिन का मान ले, ये सवाल में कहीं गलती है। अगर 30 दिन का हम मान लेते, मान लीजिए 30 दिन में हो गया x, और ये 30 माइनस एक्स, चलो इसको अगर 80 मान लेते हैं, 80 में ये 20 में हो गया, लास्ट में पाया 520, एक बार और चेक कर लिया जाता, देख लेते हैं, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं फिर छोड़ देते हैं। 0 0 खत्म हो गया, 2 2 चौके 8 हो गया, 2 से काटे 26 हो गया, ये हो गया बच्चा 4x माइनस 30 प्लस x बराबर 26 के। अब ये हो गया 5x, 5x बराबर तभी आ गया 66 के, ठीक है ना, क्या आ गया 66 के, तभी नहीं कटेगा,
कहीं गलती है सवाल भैया, ठीक है ना, कहीं गलती है इसको हम देख लेंगे, ठीक है ना, कहीं गलती हो रही है, इसको परेशान होने से कोई मतलब है नहीं, हम फिर देख लेंगे इसको कभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न बढ़ते दिया, एक व्यापारी कपड़ा खरीदते समय 1 मीटर के पैमाने के स्थान पर 120 सेंटीमीटर का पैमाना तथा बेचते समय 80 सेंटीमीटर का पैमाना प्रयोग करता है। अच्छा बताओ भैया, 1 मीटर होता कितने का है? 100 सेंटीमीटर का, और खरीदते समय 120 सेंटीमीटर नाप के लिया। तो ये बताइए खरीदते समय कितना लाभ प्रॉफिट लिया? खरीदते समय कितना लाभ लिया? खरीदते समय भैया, खरीदते समय उसका लाभ था 20%। कैसे? 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर का, और 120 नाप के लिया, तो हर सेंटीमीटर पीछे 20 कमाया तो 20% लाभ हुआ। खरीदते समय 20% लाभ, खरीदते समय लाभ कितने का हुआ? 20% का, ठीक है ना। यहां लिख लेते हैं, खरीदते समय लाभ 20% का, ठीक है ना। अब क्या कह रहा, बेचते समय 80 सेंटीमीटर का पैमाना प्रयोग करता है। अब बेचते समय देखो, बेचते समय उसको देना कितना चाहिए था? 100 सेंटीमीटर, कितना? 100 सेंटीमीटर। अब भी 100 में कितना दे रहा? 80 दे रहा, तो कितना कमा रहा भैया? 100 में 80 का दे रहा है, कितना कमाया? 20, 20 बटे 80 गुणे में हो गया 100, 20 100 के 80 कितना कमा रहा? 25% लाभ। कितना कमा रहा है? 25% लाभ कमा रहा है। तो ये बताइए, अगर कोई व्यक्ति खरीदते समय तथा बेचते समय दोनों 20%, खरीदते समय 20 तथा बेचते समय 25% लाभ ले रहा है, तो उसका कुल लाभ कितना हो रहा भैया? कुल लाभ कितना हो रहा है? तो कुल लाभ निकालने के लिए प्रतिशत परिवर्तन का एक फार्मूला होता है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे में क्या होता है? 100। उसने खरीदते समय 20 कमाया, बेचते समय 25 कमाया, और कुल मिला के यहाँ जो रखते हैं दोनों को गुणा रखा जाता है, प्लस 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 हो गया 20 गुणे 25 बटे में 100 हो गया। हम इसको सरल करें भैया, देखो 25 चौका 100, 4 पंचे 20, आ गया कितना? 50% लाभ ले रहा है। कितना लाभ ले रहा है वो? 50% लाभ ले रहा है कि नहीं ले रहा है? क्या कर रहा है देखो, एक व्यापारी कपड़ा खरीदते समय 1 मीटर की जगह 120 सेंटीमीटर का पैमाने से लेता है, तो खरीदते समय 100 का जो 100 सेंटीमीटर लेना चाहिए था 20 बढ़ा के ले रहा है, 20% लाभ हुआ उसका, 20% लाभ खरीदते समय। बेचते समय कितना लाभ ले रहा है? बेचते समय जो है 100 देना चाहिए था, 80 दे रहा है, 100 में 80 कितना कमा रहा है वो? 20%। लाभ कितने का ले रहा है वो? 20 का लाभ ले रहा है। कितना बेचकर? 80 बेचकर 20 का लाभ ले रहा है, प्रतिशत बदलेंगे तो 25% लाभ। इस हिसाब से टोटल लाभ कितना हो गया? टोटल लाभ निकालेंगे, प्रतिशत लाभ बराबर प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे में 100, 20 25 दोनों लाभ ही था, प्लस 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 हो गया 20 गुणे 25 यानी 50% लाभ ले रहा है। ये बताइए, यदि कोई सामान, कोई व्यक्ति 50% लाभ पर कोई सामान बेच रहा है और कह रहा है यदि वह नगद भुगतान पर 20% की छूट देता है तो उसका कुल लाभ, ये बताइए 50% का, 50% क्या कर रहा है वो? 50% का लाभ ले रहा है, अब 20% अब छूट देगा, तो लाभ कितना होगा? तो लाभ कितना होगा? अब फिर यही निकाल लेते, 50 तो लाभ लिया था, क्या किया? 50 तो लाभ लिया था, अब 20 डिस्काउंट दे रहा था, माइनस 50 गुणे 20 बटे में 100। 50 लाभ प्लस में था, डिस्काउंट छूट में देनी, माइनस कर देती ना। सरल करो भैया, ये 20 ये 10 ये घट गया, कितना बच्चा? 20%। कितना लाभ ले रहा है वो? 20% लाभ ले रहा है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा, ठीक है ना। आगे चले, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिया है एक आयताकार प्लाट का परिमाप 86 मीटर और क्षेत्रफल 462 वर्ग मीटर है। प्लाट के आयाम ज्ञात कीजिए। देखिए, आयत, आयत क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है। परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप में 2 बार लंबाई होती है बच्चा, 2 बार चौड़ाई होती है, यानी आयत का परिमाप दिया है 2l + b, का मान दे रखा है 86। यदि हम 2 से काट दें तो आएगा 43, यानी l + b का मान आ गया बच्चा 43 की, ठीक है ना। आगे क्या दिया है? क्षेत्रफल दिया 462 बच्चा, क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई का मान दे रखा है 462। कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम कर लेते हैं, अब क्या करना भैया, देखो l + b 43 हो गया, l गुणे b 462 हो गया। आपको दो भुजाएं लेनी है जिनको जोड़ने पे 43 आ जाए और गुणा करने पे
462 आ जाए। ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसको, कौन सा ऑप्शन है जिसको जोड़ने पे 43 तथा गुणा करने पे 462 आएगा? वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कैसे? अच्छा 42 और 11 जोड़ देते हैं, जरा जोड़ो भैया। 42 11 43 होगा क्या? 42 मीटर 11 मीटर दोनों को जोड़ने पे क्या 43 होगा? 53 हो जाएगा बाबू, ये हो नहीं सकता। इसको देख लो, 2 1 3 2 2 4, ये तो हो गया, जोड़ने पे तो आ गया, लेकिन गुणा भी करना है ना, गुणा करो। 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 44 2 46 हो गया ना ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी 22 मीटर और 21 मीटर। क्या हो गया भैया? 22 मीटर और 21 मीटर, जिसको जोड़ने पे 43 गुणा करने पे 462 आ जाए, वही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है ना? इसको लगाने के लिए फार्मूला भी है, लेकिन आप फार्मूले पे जाएंगे तो टाइम जाएगा, आपको कम से कम समय में आंसर देना है। ठीक है ना? चलिए देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलो, एक रेलगाड़ी अपनी दिशा में क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाले दो व्यक्तियों को पार करने में क्रमशः 9 सेकंड तथा 10 सेकंड का समय लेती है। तदनुसार रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बताइए, रेलगाड़ी की जो लंबाई होती है, व्यक्ति को पार करने में, व्यक्ति को पार करने में गाड़ी की लंबाई ही दूरी का काम करती है। ठीक है ना? व्यक्ति को पार करे, पेड़ को पार करे, खंबे को पार करे, ऐसी कंडीशन में जो गाड़ी की लंबाई होती है वही दूरी का कार्य करती है। इसमें कह रहा है रेलगाड़ी अपनी दिशा में जा रहा, अपनी दिशा में यानी एक ही दिशा में जा रहा, एक आदमी 2 की चाल से, दूसरा आदमी 4 की चाल से, अब पार करने में एक को 9 सेकंड, दूसरे को 10 सेकंड लगता है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। अच्छा भैया, रेलगाड़ी की लंबाई ऐसा ये बताइए, 3 चीजें होती हैं, चाल होता है, समय होता है और दूरी। क्या दूरी बराबर होगी? पहले बताओ जाओ, क्या दूरी बराबर होगी, समय बराबर होगा, चाल बराबर? क्या तीनों में कोई ऐसा है जो बराबर है? एक चीज यदि आपको समझ में आ रहा होगा तो चाल तो अलग अलग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इन व्यक्तियों की चाल अलग अलग है, समय अलग अलग है, ये खुद ही दिया है। तो दोनों कंडीशन में जो गाड़ी की लंबाई होगी, दोनों व्यक्तियों को पार करने में जो दूरी यानी गाड़ी की लंबाई होगी वो तो बराबर होगी, यानी दूरी बराबर दूरी की हो जाएगी ना, क्योंकि दोनों व्यक्तियों को पार करने में गाड़ी स्वयं की लंबाई तय करी, यानी दोनों कंडीशन में दूरी क्या हो जाएगी? बराबर। तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय। पहले व्यक्ति के लिए अगर उस गाड़ी की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटे है, गाड़ी चाल क्या मान ले? x किलोमीटर प्रति घंटे है, तो 2 की चाल से उसी दिशा में जाएगा तो चाल हो जाएगी x माइनस 2, क्योंकि एक ही दिशा में चाल घट जाती है। दूरी बराबर चाल गुणे में समय बच्चा ले रही है 9 सेकंड का। दूसरी बात, दूरी, अब दूसरे व्यक्ति के लिए चाल क्या हो जाएगी? घट के x माइनस 4 घट गई। अब इसको समय ले रही 10 सेकंड, ये सेकंड में, ये भी सेकंड में, लेकिन 4 किलोमीटर प्रति घंटे में अगर इसको हम मीटर पर सेकंड में बदल ले, इस चाल को मीटर पर सेकंड बदल ले तो गुणा कर लेते हैं 5/18 का, इसमें भी तो बच्चा 5/18 गुणा होगा, तो 5/18 से 5/18 खत्म हो जाएगा, कोई मतलब है नहीं। अब सॉल्व कर लेते हैं, 9x माइनस 18 इजुकल 10x माइनस 40, इसको सॉल्व करेंगे ये इधर आएगा उधर जाएगा भैया, ये हो गया 22, ये हो गया 1x, x की वैल्यू क्या गई? 22। गाड़ी की चाल कितना है? 22। 22 की चाल से जाएगी, पूछा गया गाड़ी की लंबाई, गाड़ी की लंबाई निकाल लो, यानी लंबाई यानी दूरी, दूरी बराबर चाल गुणे समय, यानी 22 माइनस 2, 22 माइनस 2 गुणे में 5/18 गुणे में क्या हो जाएगा? 9, क्योंकि चाल को हमने मीटर पर सेकंड बदल लिया, चाल मीटर पर सेकंड बदलेंगे क्योंकि यहाँ समय किसमें दिया? सेकंड में। हम इसको सॉल्व करें, 9 दूनी 18, ये 5/2 हो गया 20, 20 गुणे 5/2 सॉल्व करने पे आपका आंसर आ गया 50 मीटर। आपका आंसर आ गया भैया 50 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखें, क्योंकि एक ही दिशा में जाने पर रेलगाड़ी की चाल घट जाती थी, यहां भी हम घटा ही देंगे। 22 आया ही रेलगाड़ी की चाल, 2 व्यक्ति की चाल है तो हम घटा के 20 ला देंगे, 20 को हमने बदल लिया मीटर पर सेकंड में और 9 सेकंड में पार कर रही व्यक्ति को, तो गाड़ी की लंबाई यानी दूरी निकल गई, यही है आंसर। चले आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। एक गोले की त्रिज्या में 50% वृद्धि कर दी जाए तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? पहले त्रिज्या मान लीजिए, त्रिज्या कितनी भैया? r। त्रिज्या क्या होती है? गोला जानते हैं ना,
गोला। पहले क्या भैया, गोला, गोले में त्रिज्या होती है, रेडियस होता है। इसकी त्रिज्या मान लीजिए पहले r थी, ठीक है ना। जब त्रिज्या r थी तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता भैया 4 पाई r स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। अब क्या हुआ, जब त्रिज्या 50% बढ़ गई तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि हो जाएगी। अच्छा ये बताओ जरा, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल था, पृष्ठीय क्षेत्रफल में त्रिज्या कितनी बार होती है भैया, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो भी रहा होगा 4 पाई r स्क्वायर रहा होगा, इसका कोई न कोई मान रहा होगा। हम मान लेते हैं इसका मान रहा होगा 100। सबसे बढ़िया तरीका, इसका कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने आप से मान लेंगे। हम मान लेते हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 100 ही रहा होगा ना 100, मान लेते 100 रहा होगा। अब क्या कह रहा है, 50% की वृद्धि हो जाती है। बताओ अगर 100 में 50% की वृद्धि हो जाए, लेकिन कितनी बार, r स्क्वायर, 2 बार r है तो 2 बार 50% की वृद्धि हो जाएगी, तो 50% वृद्धि हो जाएगी तो हो कितना जाएगा, 150%, क्योंकि कोई मान स्वयं में 100% होता है, तो 50 बढ़ गया तो ये हो गया 150%। क्या क्लियर है ना। 100 था, हमने 100 माना ही, अपने मन से मान लिया, हमने 100 मान लिया, बढ़िया क्या गया। अब क्या किया इसमें भैया, 100 था अपने हिसाब से मैंने मान लिया, 100 मान लो, फिर क्या करें, 50% बढ़ गई। 50 बढ़ने का मतलब हो गया कि कोई भी मान स्वयं में 100% होता है। 50 बढ़ेगा तो 150 हो जाएगा, फिर बढ़ेगा तो 150 हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या 2 बार बढ़ेगी, r स्क्वायर है। हम इसको सल किए तो देखो भैया आ कितना गया, ये यहां से खत्म हो गया नहीं, 225 कितना हो गया, 225। पहले कितना था, पहले कितना था बाबू, पहले था 100, अब कितना हो गया 225। वृद्धि कितने की हो गई भैया, वृद्धि हो गई 125 की। वृद्धि किसकी हो गई, 125% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है ना। वृद्धि क्या हो गई, 125% की। इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं, यदि आपको लगाना है तो एक और मेथड आपको बता देते हैं। देखो समझे, इसको मिटा दे, ठीक है ना। इसको एक दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। कैसे, देखो इसमें आपको 100 मानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। बस आपको एक चीज ये समझना पड़ेगा, क्या भैया, समझना ये पड़ेगा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में त्रिज्या कितनी बार होती है। पृष्ठीय क्षेत्रफल में त्रिज्या कितनी बार होती है, 2। किसी भी गोल आकृति में सिर्फ त्रिज्या ही होती है, जैसे वृत्त हुआ, वृत्त हो गया, या फिर गोला हो गया, इसमें क्या होती है, सिर्फ त्रिज्या होती है, कोई ऊंचाई तो होती नहीं, सब यही सब रहता है, यही ऊंचाई, यही त्रिज्या, यही सब रहता है ना। तो इस काम करिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये देखना है त्रिज्या कितनी बार होती है, 2 बार, यानी आपको 2 बार त्रिज्या बढ़ानी है, और कितना कितना, 50% करके। तो मैंने अभी आपको एक फार्मूला बताया, वो आप याद रखिए, बहुत जगह काम देता है। प्रतिशत परिवर्तन का फार्मूला प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे में हो गया 100। देखो एक बार बढ़ेगा 50, दूसरी बार भी बढ़ेगा 50, 50 50 यानी प्लस 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 हो गया। अभी हो गया 50 गुणे 50 बटे बच्चा में 100 हो गया। अब इसको जब हम सरल करेंगे, देखो दोनों जीरो यहाँ से खत्म हो गया, ये 50 50 100 और 25 जुड़ के टोटल हो गया 125%। आपका ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का आंसर हो गया, ठीक है ना। आप इसको चाहे तो ऐसे भी लगा सकते हैं, ये प्रश्न लग सकता है आसानी से, ठीक है ना। चलिए देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। चलो भैया देखो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब ये दिया बेलन का प्रश्न है, ठीक है ना। बेलन का, बेलन यानी सिलेंडर का प्रश्न है। यदि एक बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हो तो आपको एक चीज पता होगा, ठीक है ना। क्या भैया, हाँ बेलन, चले देखिए। चलो बेलन देखें, ये हो गया भैया बेलन, ठीक है ना। अब बेलन में क्या कह रहा है, बेलन में क्या होता है भैया, देखो बेलन में जो होता है आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है, इसको क्या बोलेंगे हम, त्रिज्या बोलेंगे। ये क्या होती है उसकी, ये हो गई उसकी ऊंचाई यानी हाइट हो गई, ठीक है ना। बेलन में यही 2 चीज होता है, एक त्रिज्या होती है और एक इसकी ऊंचाई होती है। तो पूछा बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये बताइए संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। अब इसको समझिए, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है। आपको बच्चा, आपको रटना नहीं है, रटना नहीं, समझिए संपूर्ण पृष्ठ में क्या क्या होता है, इसकी जो भी बाहरी सतह होगी, जो भी बाहरी सतह होगी उन सब का क्षेत्रफल चाहिए। तो देखिए बाहरी सतह में क्या क्या होती है, जैसे हमारी पेन है, बाहरी सतह में क्या क्या होता है, एक तो किनारे किनारे का भाग होता है
और एक सिरहाना होता है और एक इधर का होता है। तो यदि आप ध्यान देंगे तो किनारे किनारे का हिस्सा हो गया वक्रपृष्ठ, और ऊपर और नीचे जो दिखेगा वो कैसा होता है, वृत्त के आकार का होता है, वृत्त के आकार का। तो संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो वक्रपृष्ठ होता है, यानी किनारे किनारे का भाग। तो ये बताइए वक्रपृष्ठ क्या होता है, पहले समझिए वक्रपृष्ठ क्या होता है। आपको एक चीज पता होगा, वक्रपृष्ठ क्या होता है, समझो वक्रपृष्ठ क्या होता है, समझिए कैसे। देखो वक्रपृष्ठ मतलब होता है जैसे उसके किनारे किनारे के भाग, जैसे क्या किए हम एक रोटी ले लिए, जैसे क्या किए भैया, एक रोटी आपके घर है, एक रोटी आपने रख दिया तो समझिए वो वृत्त के आकार का, कैसा भैया, वो वृत्त के आकार का। यदि आप उसी रोटी पे ढेर सारी रोटी पे रोटी रखते चले जाओ तो क्या बन जाएगा, वो बेलन के आकार, क्या बन जाएगा, वो बेलन के आकार का बन जाएगा, ठीक है ना, गोल गोल हो जाएगा बेकर, बेलन के आकार। यानी उसके जो बाहरी फेस रहेगा, जो परिधि वाला भाग किनारे किनारे रहेगा, वही कहलाता है उसका वक्रपृष्ठ। किनारे किनारे का जो भाग जो हम रखते गए रोटी, किनारे किनारे का जो भाग था वो क्या हो गया, वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ याद कैसे करते, समझिए याद कैसे करते, देखो जब एक रोटी थी तो उसका किनारे किनारे का भाग क्या कहलाता है, 2πr कहलाता है, क्या कहलाता है, 2πr कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया। जब एक रोटी थी किनारे का भाग परिधि यानी 2πr कहलाता है। जब आपने ढेर सारी रोटियां रख दी, रोटियां रख दी तो क्या बन गया, ऊंचाई उसमें आ गई, तो ये हो गया 2πr। ये क्या हो गया बच्चा, ये हो गया वक्रपृष्ठ। क्या हो गया, वक्रपृष्ठ। अगर आपसे कोई पूछे वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए, तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल अब तो आप बता दोगे भैया, अब आप क्या करोगे, बता दोगे ना। वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2πr। कैसे बना, एक वृत्त था तो 2πr, उसमें थोड़ा ऊंचाई आ गई तो 2πr हो गया वक्रपृष्ठ, किनारे किनारे का भाग। अब क्या हुआ, किनारे किनारे का हो गया, अब बचा क्या भैया, अब बचा ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा। ऊपर वृत्त नीचे वृत्त, ऊपर वृत्त नीचे वृत्त, ऊपर वृत्त नीचे वृत्त। एक वृत्त होता πr² तो दो वृत्त हो गया 2πr², खत्म। यही तो होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल ले, सल करें। अब इसमें यदि इसको और छोटा बनाना चाहें तो हम दोनों में 2πr दिख रहा है कॉमन ले लेते हैं, h प्लस हो गया r। यदि आपको फार्मूला याद करना है तो आप ऐसे याद करिए, 2πr ब्रैकेट में h प्लस r हो जाएगा ना। चलिए देखते हो, अब मान रख दो भैया, 2 गुणे पाई का मान होता है 22/7, और त्रिज्या कितनी है भैया, त्रिज्या 7 है, ऊंचाई क्या 5, यहाँ 7 हो गया। ये r कितना भैया, सॉरी h है 5, तो हो गया 5 प्लस 7, जोड़ देते हैं, 7 से 7 खत्म, 22 दूनी 44, 44 का 12 में गुणा कर लो, 12 चुके 48, 4 12 चुके 48, 48 4 52 हो गया 528। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई। बेलन देखो मैंने क्या क्या बता दिया, बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन के आधार तथा सिरा का क्षेत्रफल, आधार भी वृत्त सिरा भी वृत्त, तो उसका क्षेत्रफल 2πr², किनारे किनारे का क्षेत्रफल वक्रपृष्ठ कहलाता 2πrh। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2πrh, यानी वक्रपृष्ठ प्लस क्या होता है आधार तथा सिर का क्षेत्रफल, सिरे का क्षेत्रफल। क्या क्लियर है ना, अब ये आपको याद रहेगा, समझने की कोशिश करिए बस, है ना बच्चा। चलिए देखें आगे बढ़े हम लोग, चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ी दिया है, एक घोड़ा 28 फीट लंबे और 14 फीट चौड़े एक खलिहान के एक कोने में रस्सी से बंधा हुआ है। घोड़े द्वारा बिना चरे गए खलिहान का क्षेत्रफल बताइए। एक घोड़ा बंधा कैसे है, एक ऐसे मैदान है, मैदान की लंबाई है 28 फीट, चौड़ाई है 14 फीट, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा भैया, इसका एरिया, इसका क्षेत्रफल। ये कैसा भैया, ये आयताकार है ना, तो आयत का क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी क्षेत्रफल था 14 का 8 में गुणा कर लेते हैं, 14 ठीक 12 11, 14 दूनी 28, 29 10 39, 392 अभी तक हुआ करता था। अब क्या हुआ, खलिहान के एक कोने में, मान लीजिए यही कोने पे क्या हुआ, रस्सी से बंधा हुआ घोड़ा, एक घोड़ा रस्सी से बंधा हुआ बिना चरे गए खलिहान का क्षेत्रफल ज्ञात, ये रस्सी की लंबाई 14 फीट। अच्छा बताइए यहीं पे घोड़ा बांध दी और उसकी रस्सी की लंबाई कितना है
14 फीट रस्सी की लंबाई है तो घोड़ा देखो कहाँ तक चढ़ पाएगा, आपको पता होना चाहिए। अगर ये 14 फीट है और रस्सी भी उसकी 14 फीट है तो घोड़ा यहाँ तक तो पूरा चढ़ेगा ना, यानी ऐसे करके चढ़ लेगा। क्या यही समझ आ रही नहीं? तो ये ऐसे घूम के चढ़ लेगा, गोले आकार में से चढ़ेगा ना। तो पूछा क्या है, ये वाला भाग जो नहीं चढ़ पाएगा, ये वाला भाग। पहले काम करो, जो चढ़ेगा भाग वो निकाल लेते हैं, जो भाग चढ़ रहा है उसका क्षेत्रफल निकाल लेते। कैसे निकालेंगे, चलो इसका ये कैसा भैया, ये वृत्तखंड का है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। पाई का मान हो गया 22/7 आ गया नीचे। त्रिज्या कितनी है, जो रस्सी है वही त्रिज्या हो जाएगा 14 गुणे थीटा, 14 गुणे 14 दो बार है। थीटा क्या हो जाएगा, ये भैया 90 अंश पे होता है ना ये, तो 90 डिग्री हो गया, बटे में हो जाएगा 360। अब इसको सल करें, 7 दूनी 14, 9 चौके 36, 2 दूनी 4, 2 से काट दो 7 बार में, तो 22 सत्ते हो गया 154। 154 का वो चढ़ सकता है, तो कितने का नहीं चढ़ेगा आप घटा देते हैं, 154 घटा देते हैं तो शेष भाग, शेष कितना बचेगा यही पूछ रखा है ना, घटा दो भैया। 8 12 में 8 3 3 में 1 गया तो 2, 238 कितना भैया 238 स्क्वायर फीट, 238 स्क्वायर फीट की घास वो घोड़ा नहीं चढ़ सकेगा, ठीक है ना। चलिए तो चले फिर, आज की क्लास यहीं पे समाप्त कर दें हम लोग, कल फिर से मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी, यदि पसंद आई हो तो क्लास को शेयर करिए, ठीक है ना। तो चलते हैं, आज के लिए आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद एंड बाय बाय। चलिए।